मैं उस टाइपराइटर की तरह हूं कि मुझे किसी भी कोने से दबाओ, मैं लगूंगा बिल्कुल बाबा साहब की मूर्ति पर जाके। मैं अपनी बात कविता के माध्यम से कहूं, गीत के माध्यम से कहूं, वक्तव्य के माध्यम से कहूं, किसी भी प्रकार से कहूं, लेकिन मेरी बातों में फूले और अम्बेडकर जिंदा हैं और वो आजीवन जिंदा रहेंगे। पैदा हुए तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था, जब 18 साल की उम्र में झगड़ा हुआ, लड़ने के लिए लट चाहिए था, तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था। तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था। और जब पहली बार वोट डाला था, उस राजनीतिक दल का झंडा नीला था। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तो कोट भी इत्तेफाक से नीला ही था। और आज यहाँ खड़े हैं तो ये लाइट नीली है, और जब मरेंगे तो कफन नीला होगा। रीतू की बहादुरी के लिए तालियां, उसके 101वें दिन तक बैठे रहने के लिए तालियां, उसके लिए साधुवाद। और आप लोगों के लिए, आप लोगों की संख्या के लिए विशेष साधुवाद कि आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। और इस उपलक्ष्य में देश भर में, दिल्ली एनसीआर में जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। और आप लोग सुबह 5 बजे पार्लियामेंट के लिए निकले थे, उसके बाद शाम को 5 बजे यहाँ हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन, जिन्होंने मुझे बोलने की और आपको सुनने की ताकत दी। मुझसे पूर्व में हमारे बड़े भाई मनोज अंतानी जी, जो समतावाद टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने अपनी बात विस्तार पूर्वक से रखी। और उन्होंने जो बात कही, नीलम जी ने जो बात कही, मैं उन दोनों की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात रखता हूं। अंतानी जी ने कहा कि मुझे भाषण देना नहीं आता। ये सच्चाई है। जब भी मैं अकेले में होता हूं तो कहता हूं कि बोला करो, पढ़ा करो। बोले नहीं, मैं पत्रकारिता में घुस हूं। मैं कहा बात ठीक है, लेकिन जब बोलोगे और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज के विचार को आगे बढ़ाने का काम करोगे, तो फिर आपके ऊपर 1-2 मुकदमे होंगे, आपके सर में लठ पड़ेगा, आपके कमर पर लाठियां पड़ेंगी, आपके ऊपर पथराव होगा, आपकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जाएंगे। तो फिर पता चलेगा कि नीलम बौद्ध, रितु सिंह, आशुतोष, मनोज अंतानी, लक्ष्मण यादव, रतन लाल, राहुल नागपाल, ये जो 10-20 लोग पूरे मुल्क में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जब इन पर लाठियां पड़ेंगी, जब ये पिटेंगे, तो शायद तभी हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा। वो चाहता है कि हम लोग पिटें, हमारे ऊपर डंडे पड़े, हमारे ऊपर FIR हो। तो अगर यही सोच करके आप लोग आना चाहते हो, अगर यही चाहते हो कि मुकदमे हो, अगर यही चाहते हो कि हमारे ऊपर हमले हो, तो हम इस बात के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं डर रहे, बस आप आ जाना अगर इस बात का इंतजार कर रहे हो तो। रीतू कहती है हमेशा कि मेरे लिए जब मैं मर जाऊं तो कैंडल मार्च मत निकालना, कैंडल लेकर के मत आना। रीतू कहती है हमेशा कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी, तमाम लोग जो हमारे बीच नहीं रहे, इस बहुजन समाज की विचारधारा को जो धार दे सकते थे, क्या कसूर था उन लोगों का? क्या वो दलित समाज में पैदा हुए, यही कसूर था? क्या कसूर था उन लोगों का कि बहुत अच्छे सुंदर दिखती थी पायल तड़वी रीतू की तरह? क्या कसूर था कि वो आंख में आंख डाल करके मनुवादी सिस्टम के बात करती थी? ये कसूर था। और अगर ये कसूर है तो हम ये कसूर माँ के पेट से लेकर के पैदा हुए हैं, बाबा साहब को पढ़ करके पैदा हुए हैं, हम ये हमेशा करते रहेंगे और तुम्हारी आंख में आंख डाल करके बात करते रहेंगे हमेशा। क्या चाहता है इस देश का ब्राह्मणवाद? क्या चाहता है इस देश का मनुवाद? वो चाहता है कि दलित दलित जैसा दिखना चाहिए, वो चाहता है कि दलित दलित जैसा दिखना चाहिए। हमसे कहते हैं कि राहुल नागपाल लगते नहीं चमार हो, हमसे कहते हैं लगते नहीं यार मनोज अंतानी, नीलम बौद्ध और क्या नाम है रितु सिंह, तुम दलित हो। तो आपकी नजर में दलित की परिभाषा क्या है? आपकी नजर में दलित की परिभाषा है आपके सामने गिड़गिड़ाता रहे, आपके सामने डगमगाता रहे, आपके सामने वो बोल ना पाए, आपके सामने खड़ा ना हो पाए, आपके सामने इंग्लिश और अंग्रेजी तो छोड़िए, वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाए। आप ऐसे दलित को चाहते हो, लेकिन ये वो दलित नहीं है साहब। ये बाबा साहब और फूले का वंशज है। ये वो दलित है कि जो तुमसे बेहतर अंग्रेजी बोलता है, जो तुमसे बेहतर पढ़ता है, जो तुमसे बेहतर भाषण देता है, जो तुमसे बेहतर नेतृत्व करता है। और ये हमने साबित किया है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हमने साबित किया है। अभी तो जुम्मा 50-60 साल हुए अधिकार मिले संविधान में, तब इनकी नानी मर गई। अभी चलने दो थोड़ा सा। मुझे मालूम है आप छन्नी लगाओगे, आप जाली लगाओगे, आप गेट लगाओगे। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में संविधान सभा में आने के लिए कही गई थी, कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा कहा गया था कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा संसद भवन में आने के लिए दरवाजे तो छोड़िए, खिड़कियां भी बंद कर दिए, लेकिन बाबा साहब की टांग थी, बाबा साहब की हट थी कि वो संविधान सभा में भी गए, संविधान भी लिखा और संसद भवन में भी गए।
ये बात अलग है कि उस समय नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद जाकर के काजोलकर के लिए 3 सभाएं की, 25 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया। ये बात भी भली बहुत सब जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसी अंबेडकर के वंशज हैं बेटा हम, उसी बाबा साहब और फूले कबीर नानक रैदास के वंशज हैं कि हम लोगों को मालूम है अधिकार कैसे लिया जाता है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम राज चलाना भी जानते हैं, हम राज को कैसे चलाना या अगली पीढ़ी को बताना भी जानते हैं और अपना हक अख्तियार लेना भी जानते हैं। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। आप यहाँ कसम खाइए सारे लोग कि बहन रीतू के समर्थन में एक एक बच्चा, अभी छोटा बच्चा भाषण दे करके गया, मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे, मैंने 1000 से ज़्यादा मंचों पर कविताएं सुनाई, 1000 से ज़्यादा 22 राज्यों में प्रोग्राम किए, 10 बार से ज़्यादा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कविताएं सुनाई। मेरा दावा है ये अगली पीढ़ी तैयार हो रही है और ये मुझसे और रीतू से कम इन बच्चों से ज़्यादा परेशान है, इन बच्चों से ज्यादा परेशान है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा, देखेंगे कि 12 साल का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े होकर के बुद्ध और फूले की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, तो वो कहेंगे कि अभी तक तो एक ऋतु रतनलाल लक्ष्मण यादव, राहुल नागपाल से परेशान थे, इनकी तो तीसरी और चौथी पीढ़ी तैयार हो गई। समझ लीजिए, जिस आंदोलन में 80 साल के बुजुर्ग लगे हों, जिस आंदोलन में 40 साल का राहुल नागपाल, 45 साल के मनोज अंतानी लगे हों, जिस आंदोलन में हमारी छोटी बहन लगी हो ऋतु, और जिस आंदोलन में 12 साल का बच्चा लगा हो, उस आंदोलन को इनकी मनुवादी कभी रोक नहीं सकते। ये हमारे रग रग में और खूनों में समाया हुआ आंदोलन है ये, और हम इसको रुकने नहीं देंगे। हम लोग, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अभी अंतानी जी ने कहा ओझा जी के बारे में कुछ, मैं एक बात कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, हम मनुवाद के विरोधी हैं, हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ब्राह्मण उस टाइपराइटर की तरह है, उसे दबाव कहीं से लगेगा वहीं जाकर के जहां उसका मतलब सीधा होता है। तब मैं कहता हूं आप तमाम लोगों से कि मैं ब्राह्मणों का धन्यवाद करता हूं, मैं ब्राह्मणों का धन्यवाद करता हूं। किन ब्राह्मणों का? उन ब्राह्मणों का जो अम्बेडकरवादी थे, उन ब्राह्मणों का जो बुद्धवादी थे, कबीरवादी थे, नानकवादी थे, रैदासवादी थे। अगर आज की तारीख में हम भारत में बौद्ध साहित्य पढ़ पा रहे हैं तो मैं राहुल संकीर्तन को धन्यवाद करता हूं। बेशक वो ब्राह्मण थे, लेकिन तिब्बत और चाइना से जाकर के गाड़ी भर भर करके वो बौद्ध साहित्य लाए, उसका हिंदी में अनुवाद किया, तो आज मैं और आप बौद्ध साहित्य पढ़ पा रहे हैं। मैं भदंतानंद कौशल्यान का धन्यवाद करता हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी थे, जाति से ब्राह्मण थे, पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरा जीवन बौद्ध धर्म को बढ़ाने में लगा दिया। मैं अनुराग ओझा जैसे बच्चों का धन्यवाद करता हूं और तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं। आइए, ये लड़ाई मानवता को बचाने की है, ये लड़ाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश की आधी आबादी औरतों के मान सम्मान को बचाए रखने की है, जिसमें कभी मनुस्मृति और तमाम हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कभी सम्मान नहीं मिला। हमारा क्या मतलब है? हम क्यों खामोख अपना समय, कीमती समय निकाल करके ब्राह्मणवाद को और हिंदुओं के धर्म शास्त्रों में कमियां निकालने लगे? हमारे पास तो बहुत काम है, हम क्यों कमियां निकालेंगे? लेकिन हमें मालूम है कि इस देश को विश्व गुरु बनने से यही धर्म ग्रंथ रोक रहे हैं। अगर इस देश को सही माने में विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो इस मनुवादी सिस्टम को और हिंदूवादी सिस्टम को आग लगा दीजिए। जब तक इसको आग नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, बनाइए साहब, लेकिन रास्ता कौन सा है विश्व गुरु बनाने का बता दीजिए। एक आदमी खड़े होकर के दिल्ली में कहे मुझे मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने का रास्ता तो पूछा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन मस्तिष्क में तो मुंबई चल रहा है और रास्ता आपका पटना की तरफ जा रहा है। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि हमको देश को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन रास्ता जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने का पकड़ रखा है। हिंदू राष्ट्र कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता। विश्व गुरु का सिद्धांत समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा, भाईचारे पर खड़ा है, जो बुद्ध के सिद्धांत से आता है। जो लोग ये कहते हैं विदेशों में जाकर के हम बुद्ध की धरती से आए हैं, अच्छी बात है भाई, विदेश में थोड़ी झूठ बोलोगे, वहाँ थोड़ी मीडिया है ये मनुवादी मीडिया और गोदी मीडिया जो तुम्हारी गलत बात को सही ठहरा देगा। वहाँ तो मीडिया पकड़ लेगा और पूछेगा कि बताओ उस राम का वजूद क्या है, बताओ उस कृष्ण का वजूद क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सर्टिफिकेट क्या है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कुछ है? कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कुछ है लिखित रूप में? तो नहीं है। लेकिन हाँ, बुद्ध का तो है, महावीर का तो है, कबीर का तो है, नानक का तो है, रैदास का तो है, फूले का तो है, साहूजी महाराज का तो है। इन तमाम बहुजन महापुरुषों का है और इन्हीं के नाम से भारत भारत है। जो लोग आज मंदिर बना करके खुश है, हमारा साधुवाद, जिन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, हमारा साधुवाद, अब आगे की बात कर लो भैया। अब बताओ इस देश की आधी आबादी को न्याय कैसे मिलेगा? इस देश के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ करके जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हो, उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये रीतू यहाँ और रीतू जैसे तमाम जो लोग जिनका रोज
यूनिवर्सिटियों में, आईआईटीओ में, तमाम शिक्षा संस्थानों में रोज जो मर्डर हो रहे हैं जाति के नाम पर, इनको न्याय कब मिलेगा? इनको न्याय की बात करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बेटी नहीं बचेगी और ना पढ़ेगी। अगर बेटी को ईमानदारी से पढ़ाना है, ईमानदारी से बचाना है, आप पढ़ाने की बात कर रहे हो मोदी जी। आपका सिस्टम, आरएसएस के लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ। जो बेटी पढ़ गई, प्रोफेसर हो गई, सब कुछ कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वो रोड पर न्याय मांग रही है। तुम कौन से पढ़े लिखे, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां से लाओगे भैया? बता तो दो। तुम्हारी डिग्री तो हमने चेक नहीं की। रीतू की तो डिग्री तुमने चेक करके यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रखा होगा, बिना चेक करे तो नहीं रख लिया। तो ये सारी चीजें विचारणीय प्रश्न है, और इन सारी चीजों पर मैं तो सरकार को भी लताड़ रहा हूं। मैं अपने वालों से भी नाराज रहता हूं, इन मनुवादियों से जिनको हम गाली दे रहे हैं, जिनको कहते हैं कि इन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है, इनसे निपट लेंगे। थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं। बिहार की जनगणना में साबित हो गया 12% है, हम तो 15% बताते थे, तो 12 रह गए, 3% और घट गए। इनसे तो लड़ लेंगे। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाओगे, मुझे इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये लगती है कि जिस मंच पर मैं बोल रहा हूं, इसी मंच पर लक्ष्मण यादव बोलता है, हमारा छोटा भाई। इसी मंच पर ये संजीव तोमर बोलता है, जाट कम्युनिटी से आता है। इसी मंच पर ये ओझा जी बोलते हैं, जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। इसी मंच पर दूसरे पाल समाज के लोग बोलते हैं, यह सही माने में। इसी मंच पर जांगड़ साहब हमारे बीच आके ओबीसी समाज के, वो जय भीम के नारे के साथ बोलते हैं, तब जाकर के बहुजन समाज बनता है, और तब जाकर के रीतू के आंदोलन की लड़ाई मजबूत होती है। 101 दिन। मैं कल इंटरव्यू किया रीतू का, मैंने पूछा कि 101 दिन की क्या उपलब्धि है। रात को 10 बजे इंटरव्यू किया, मैंने चलाया। मैं कहता हूं वो इंटरव्यू देखिए। आप लड़ेंगे, आपका रास्ता ठीक होना चाहिए, आप जीतेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर अंबेडकरवाद ही ऐसा है जो इस देश के अंदर मनुवाद को हरा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ करके चले जाते हैं, जो लोग पेरियार को गाली बकते हैं, समझिए, सोचिए, विचारिए कि जो डॉक्टर अंबेडकर की जिस डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति इनको डराती हो, जिस पेरियार की मूर्ति इनको डराती हो, उस डॉक्टर अंबेडकर का और पेरियार का विचार कितना रात को इनको डराता होगा, जरा सोचिए। तो मूर्ति टूट रही है, टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किताबों को मत जलने देना, उनके आंदोलन को जिंदा रखना, उनके विचार को फैलाना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश के अंदर अंबेडकरवाद स्थापित हो चुका है, बुद्धवाद स्थापित होगा। ये असमानतावादी मैदान छोड़ करके भागेंगे। देश में समता, बंधुता, भाईचारा के आधार पर तमाम लोग रहेंगे, और हम यहाँ बैठे हैं। 101 दिन में बोल रहा हूं, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रोफेसर रीतू ये लड़ाई जीत करके जाएगी, क्योंकि नारा दिया है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब, अगर रीतू को नौकरी लेना होता, रीतू को उसी कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर बनना होता, तो ये काम तो आंदोलन के 2-3 दिन में ही हो गया था। उन्होंने जब ही घुटने टेक दिए थे, कह दिया था कि हम लोग नौकरी देने को तैयार हैं, आप ये प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ? रीतू ने कहा कि नौकरी नहीं चाहिए, जो सैलरी आप देते हो मुझे, इतना तो मेरा समाज मुझे दे देगा, और ये आंदोलन में साल भर यहाँ चला दूंगी अपने समाज के भरोसे। लेकिन न्याय चाहिए। किस तरीके का न्याय चाहिए भाई? न्याय है कि आज रीतू ने जो लड़ाई शुरू की, वो आज लक्ष्मण यादव तक आई है। कल को रतनलाल जी का प्रमोशन रोक दिया, हो सकता है उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई दूसरा बोलेगा, उनके साथ कोई हादसा हो जाए। जब तक ये काम लोग करते रहेंगे, जब तक ये काम बंद नहीं होगा, हमारे लोगों की जो रक्षा सुरक्षा है, तब तक वो सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन होगा। सविता रॉय को, रजिस्ट्रार को, बीसी को जेल भेजो, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर सहसम्मान रीतू को उसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त करिए। हम तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरी बात, अंतिम बात कहकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप लोग हिम्मत मत हारिए। इस देश के अंदर आपके पास क्या है क्या नहीं है ये छोड़ दीजिए। आपने बहुत कुछ पाया है। मैं नहीं कहता, अमेरिका से एक पत्रिका निकलती है, इनसेस पत्रिका, उसका विश्लेषण है, उसमें छपा है कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी है, विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की है, एक समाज है, तो वो इस देश का दलित समाज है, वो अम्बेडकरवादी लोग हैं। तो आप सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले लोग हैं। विचार करिए, आपके पास था क्या? कुछ भी तो नहीं था यार। गांव में पूरब की दिशा में बसाए जाने वाला समाज, जिसमें से बदबू आती हो, गांव जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं, खाने की रोटी नहीं, लंगोटी नहीं, कुछ नहीं, आज बढ़िया सूटेड बूटेड गाड़ी, 50 लाख की फॉर्च्यूनर, 3 करोड़ का फ्लैट, और हजारों आदमी तो इसी दिल्ली में ऐसे रहते हैं तो 4-4 हजार करोड़ के हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। आप बस डटे रहिए, सब आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो भी पिटेंगे, फिर वो भी यहीं आएंगे कहीं नहीं। रास्ता सड़क है, रास्ता सड़क है। अभियंतानी जी ने कहा कि राहुल नागपाल जी 1 लाख रुपए लेते थे कविता सुनाने की। सच्चाई है। कभी सम्मेलन करता था, पीछे के रास्ते जाता था, पीछे के रास्ते आता था, 1 लाख रुपए 90,000 पेमेंट मिलती थी। लॉकडाउन लगा, कभी सम्मेलन बंद हुए, तो हमने सोचा हम भी पत्रकारिता कर लेते। हम तो 98 में 97 में दैनिक जागरण में करते थे। हमने कहा कि हम भी कर लेते हैं। आज मुझसे एक पत्रकार साथी ने 26 अलीपुर पर पूछा कि भैया क्या हो आप, कौन हो आप? पत्रकार हो?
वक्ता हो, एक्टिविस्ट हो, कौन हो, कवि हो? मैं कहा मैं भाई सब कुछ हूँ। मैं उस टाइपराइटर की तरह हूँ कि मुझे किसी भी कोने से दबाओ, मैं लगूंगा बिल्कुल बाबा साहब की मूर्ति पर जाके। मैं अपनी बात कविता के माध्यम से कहूँ, गीत के माध्यम से कहूँ, वक्तव्य के माध्यम से कहूँ, किसी भी प्रकार से कहूँ, लेकिन मेरी बातों में फूले और अम्बेडकर जिंदा हैं और वो आजीवन जिंदा रहेंगे। अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, तमाम मंचों पे ये मेरे वीडियो पड़े हैं, तमाम मंचों के। मैं कहता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था। जब राहुल नागपाल पैदा हुआ था तो माँ का घाघरा नीला था। जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। जब पैदा हुए तो माँ का घाघरा नीला था। जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। जब 18 साल की उम्र में झगड़ा हुआ, लड़ने के लिए लट चाहिए था, तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था। तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था। और जब पहली बार वोट डाला था उस राजनीतिक दल का झंडा नीला था। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तो कोट भी इत्तेफाक से नीला ही था। और आज यहाँ खड़े हैं तो ये लाइट नीली है, और जब मरेंगे तो कफन नीला होगा। नीले के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, नीले के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। मैं कहता हूँ रितु कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। 2 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर, आंदोलन करेंगे, हमारा संवैधानिक राइट्स है, लड़ेंगे, जीतेंगे, नारे लगाएंगे, जय भीम नमो बुद्धाय करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कहें कि रितु आकर के समझौता कर ले, वो नहीं हो सकता। आज मैं 4 साल तक पार्लियामेंट में बैन रहा, चंद्रशेखर रावण को ले गया था मैं, मुझे सरकार ने बैन कर दिया, राहुल नागपाल 4 साल तक पार्लियामेंट में नहीं आएगा। 14 अप्रैल को 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने कल दिन में एक मेल किया मंत्रालय को, मैंने कहा भाई अप्रैल में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे कम से कम बुला लो। तो रात को 12:30 बजे मेल आया कि आप आ सकते हैं, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ में कोई दिक्कत नहीं। मैं गया, तमाम लोगों से मिला, मैंने कहा यार अब तो बुला लो। बोले एक माफ़ीनामा लिख करके दे दो कि जो 2018 में आपने यहाँ पर किया था उपद्रव, वो नहीं करोगे। मैं कहा उपद्रव तो था नहीं, हमने तो नारे लगाए थे, कविता पढ़ी थी। बोले नहीं साहब, सब लोग नाराज हैं। तो मैं कहा माफ़ीनामा तो लिख करके नहीं देंगे, हम अम्बेडकर के वंशज हैं, सावरकर के वंशज नहीं, माफ़ीनामा तो हम लिख करके नहीं देंगे। बुलाओ मत बुलाओ, 1 लाख रुपए साल का नुकसान है। 2 बार बुलाते थे, 50-50 हज़ार देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से भूखे मर गए, समाज बहुत बड़ा, 1-1 रुपया देगा तो 85 करोड़ का आदमी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे अब सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम।